तरह शादी में एक दूल्हा होता है, बिना दूल्हा को शादी अधूरा माना जाता है, उसी तरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अधूरा माना जाएगा। हेलो नमस्कार, मैं हूं पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। आज है आपके सामने टीटी नंदलाल चौधरी। तो जिन भी भाई बहनों का सपना है रेलवे में सीसीटीसी, पीटीई, टिकट कलेक्टर, ईसीआरसी, बुकिंग क्लर्क बनने का, तो आज इस वीडियो में आपको उन संपूर्ण जानकारी से अवगत कराएंगे। इसके साथ साथ इनके सक्सेस टिप्स, स्मार्ट स्ट्रेटेजी और जो प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ एनटीपीसी 2024 की तैयारी जो कर रहे हो और लास्ट 50 दिन अभी आपके पास समय है, उस 50 दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने 2019 की वैकेंसी को कैसे क्रैक किया और किस तरीके से सिलेक्शन लिया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगर चैनल पर पॉडकास्ट वीडियो और गाइडेंस मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एक बार लाइक भी जरूर करना है। तो नंदलाल चौधरी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर और धन्यवाद आपने इस पॉडकास्ट के लिए हमें समय दिया। थैंक यू। कृपया करके हमारे दर्शकों को कुछ बताइए अपने बारे में। मेरा नाम नंदलाल चौधरी है। मैं अभी सीसीटीसी के पोस्ट पर टीटी के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 10th कहाँ से करा, 12th क्लास कहाँ से करी और ग्रेजुएशन भी कहाँ से करा, कैसे करा? सबसे पहले मैं मैट्रिक के हाई स्कूल खंडोल फुलारी से 2013 में पास किया था। उसके बाद 13 से 15 में मेरा ITI हुआ था। उसके बाद मैंने इंटर 15 से 17 सेशन में किया। अब उसके बाद 17 से 20 में मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स से फाइनल हुआ। बताइए कि क्या आपने ITI के बाद कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी या फिर 12th करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद? लेकिन हम ITI करने के बाद पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा देख के मोटिवेट हुए थे। कोई जो पढ़ने वाला लड़के थे उससे देख के मोटिवेट हुए थे, तो मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद में जब फाइनल हुआ, तो जो एग्जाम और रिजल्ट के बीच का समय होता है, उसमें मैं बैठा नहीं ताकि कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। कॉम्पिटेटिव जो जीके जीएस होता है, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ उस टाइम पढ़ते रहे। उसी टाइम से मेरा धीरे धीरे पढ़ने में मनोबल बढ़ता गया। तो एक बात और बताइए कि ये जनरल कंपटीशन बहुत इजी नहीं होता है और स्पेशली गांव में मिडिल क्लास जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक सपना होता है सरकारी नौकरी। तो अपने सीनियर्स को या फिर आजू बाजू के जो भी सिलेक्टेड लोग हैं उनको देख के वो इंस्पायर होते हैं और प्रयास करने का प्रयास करते हैं, तैयारी करने का भी प्रयास करते हैं। सोचते हैं कि मैं भी कर सकता हूँ। आपको भी देख के बहुत लोग मोटिवेट होंगे और बहुत लोग होते भी होंगे। बिल्कुल। दूसरी बात है कि क्या आपने कभी प्रेरणा लिया या फिर सिर्फ आप किसी से देखकर शुरू किए या फिर आपको पहले से इन चीज़ों की जानकारी थी? क्या आपको किसी ने बताया, गाइडेंस किया कि नहीं आप कंपटीशन की तैयारी करो, रेलवे SSC की तैयारी करो? देखिए, पहले मैं मैट्रिक जब किया, उसी टाइम हाला हुआ था कि रेलवे ड्राइवर का वैकेंसी आने वाला है। तो मैंने मैट्रिक के बाद सीधे ITI में एडमिशन करवा लिया। उस ITI फाइनल हुआ, उस टाइम भी नहीं आया। 2018 में वैकेंसी आया। उस टाइम जब मेरा 17 में इंटर फाइनल हुआ था, उसी टाइम से मैं कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दिए थे। तो मेरा ALP में PT मेंस और साइको भी क्लियर हो गया था। बस थोड़ा सा मार्क के लिए मेरा फाइनल मेट नहीं बन पाया। यानी कि LP 2018 में आपने सब कुछ क्लियर किया, फाइनल मेरिट से आप बाहर हो गए। फाइनल मेट सी बार हो गया। 2018 के बाद आपने कौन कौन सी एग्जाम्स दी NTPC के पहले? उस टाइम ग्रुप डी भी था। ग्रुप डी में भी दौड़ हो गया था। उसमें भी मेरिट में मैं छट गया। ग्रुप डी के मेरिट में आप बाहर हो गए। ग्रुप डी के मेरिट में बात आप कभी SSC के भी पेपर दिए आपने? SSC के पेपर नहीं दिए क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं तैयारी किए थे। अभी आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए हैं, किस में सिलेक्शन हुआ? अभी तक ग्रुप डी के दिए थे, ALP के दिए थे, उसके बाद सीधे NTPC के दिए थे। जो अभी NTPC में फाइनल सेशन हुआ है। उसके बाद कोई एग्जाम्स? उसके बाद दरोगा का बिहार SI के दिए थे, उसमें मेरा भी सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन उसको मेरा अच्छा नहीं लगा। ओके, मतलब आप TT के रूट में बहुत जज गए इधर। ठीक, अच्छी बात है। और फिर आप ये बताइए कि 2019 की NTPC के फॉर्म आपने भरा, तो उस समय ग्रुप डी भी आई थी, दोनों ही फॉर्म भरा होगा, तो आपका दोनों में ही सिलेक्शन हुआ था? दोनों में हुआ था। ग्रुप डी मेरा आरा से अहमदाबाद से हुआ था। मेरा ज्वाइनिंग भी 2-3 बार आया, लेकिन मैं इसमें सिलेक्शन हुआ था तो उसमें मैं ज्वाइन नहीं किया। ओके। और NTPC में आपने ज्वाइन कर? NTPC मैंने ज्वाइन कर लिया। तो NTPC में आपने ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म भरा था या फिर इंटर लेवल पे फॉर्म भरा था? उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने इंटर लेवल पर ही फॉर्म अप्लाई किए थे। ओके। तो मैं अभी CCTC के रूप में कार्यरत हूँ। नंदलाल भाई, अब आप हमें ये बताइए कि NTPC 19 में 35,000 वैकेंसी आई थी जिसमें 10,000 इंटर लेवल वालों की थी
और बहुत सारे लोगों ने हवा बना दिया था उस टाइम कि अरे ग्रेजुएशन वाले सभी सीट खा जाएंगे, इंटर वाले नए बच्चे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ। फिर भी हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और आज यहाँ तक पहुंचे। तो आपने कैसे तैयारी शुरू की प्री के लिए और क्या रणनीति रही? क्या स्टार्टिंग में आप भी डरे होंगे या फिर आपने उस टाइम से ही दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी शुरू कर दिया था? उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, तो मेरा और कोई रास्ता नहीं था। मेरा सिर्फ यही रास्ता था, एनटीपीसी। एनटीपीसी किसी तरह फाइनल करना, तो मैं उसी को मोटो लेके तैयारी करता था। सबसे पहले तो मेरा मैथ रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने सेट लगाना शुरू कर दिया। सेट के अनुसार मेरा पता चल गया कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। उसी के अनुसार मैं और अपना तैयारी में चार चांद लगा दिए। आजकल तो यूट्यूब पर इतने सारे टीचर्स हो गए हैं कि पढ़ाई आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया है। जो भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर आपको फंस रहा है, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आपका तैयारी मजबूत हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने बोला कि मैंने जो भी कमजोरियां थी उस पर काम किया और उसको इम्प्रूव करके ही यहाँ तक पहुंचा। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए कि अगर आप सिलेबस कवर कर रहे हो तो सिलेबस कवर करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस और फोकस लगाने के साथ आपको ये देखना है कि मेरे कौन से सेक्शन कमजोर है, कौन से सेक्शन में मुझे दिक्कत आ रही है, और उन सेक्शन को ज़्यादा टाइम देना है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और उस समय 19 में हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे और उतना प्रचलित नहीं था यूट्यूब पे ये ऑनलाइन क्लासेस। ये कोरोना काल के बाद ऐसा हुआ। तो उस समय हम बुक्स ही पढ़ते थे, लाइक लुसेंट और भी बहुत सारे मैथ्स और रीजनिंग की बुक्स हैं। लेकिन यूट्यूब के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी। इसके साथ साथ अभी जो वर्तमान स्थिति है, यूट्यूब पे तो 99 रुपये में, 299 में, 100 रुपये में कोर्स बिक रहे हैं, जो कि शायद लाभदायक नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दिया हूँ। अब आप बताइए कि आप मैथ्स के लिए कैसे तैयारी किए, क्या स्ट्रेटेजी रहा मैथ्स का? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार कोर्स खत्म कर लिए फिर बोलते हैं कि भैया मेरे को पीवाईक्यू बनाने में दिक्कत आ रही है। देखिए, मैथ के लिए सबसे पहले आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो पूरा कोर्स कंप्लीट करिए। बिना कि हाफ कोर्स कर लिए, इस टीचर से कुछ सब्जेक्ट पढ़े और इस टीचर से कुछ सब्जेक्ट पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए, ना तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। आप जिस टीचर से क्लास ले रहे हैं उस टीचर से पूरा कंप्लीट कोर्स करिए। उसके बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन फंस रहा है यूट्यूब पर जाके देख लीजिए। अब देखिए, रेलवे की तैयारी करने के मैथ की एक पिनाको का बुक होता है जिसमें पूरा एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें लेटेस्ट ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन के पैटर्न पर ही क्वेश्चन आएगा। तो मेरे ख्याल से उस बुक को बना लीजिएगा, अब 99% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा मैथ। नल्ला भाई, अब ये बताइए कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करना चाहिए, रीजनिंग में क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रीजनिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं। कह रही ये तुच्छ सब्जेक्ट है, 30 नंबर वो प्री में ला सकता है और 35 में 35 अगर चाहे तो मेंस में भी ला सकता है। तो रीजनिंग का क्या रणनीति रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को तुच्छ मानेंगे तो उतने आप सिलेक्शन से दूर चले जाइएगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर मत मानिए, किसी भी सब्जेक्ट को हल्का में मत लीजिए। तो आप रीजनिंग का किसी टीचर से पूरा क्लास ले लीजिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। आपको जो लगे कि जो मेरा चैप्टर वीक है उसके लिए स्पेशली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उस चैप्टर का हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। उससे आपका रीजनिंग का मजबूत पकड़ हो जाएगा। सबसे टफ और जो सबसे जटिल चीज है वो है जीके जीएस। और रेलवे के हर एग्जाम्स के अंदर जीके जीएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग्स तो बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन एक अच्छा स्कोर, एक टॉपर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो जीके जीएस का स्कोर होता है, जिसके बदौलत वो टॉप किया रहता है। जैसे आप एससीआर में है, मैं भी एससीआर में हूँ, और हमारे साथ बहुत सारे टॉपर्स जो है वो एससीआर में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ला के भी काम कर रहे हैं। 1995 प्लस स्कोर उन्होंने किया। तो जीके जीएस के लिए स्टार्टिंग रणनीति क्या होना चाहिए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? क्योंकि नए स्टूडेंट्स में क्या होता है कि उनको लगता है कि सिर्फ क्लास कर लिया हमने तो एनफ है, इतनी चीजें पढ़ने के बाद इतना ही एग्जाम्स में आता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो एग्जाम से पैटर्न ही नहीं देख पाते हैं, ये एक्चुअल में प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा। उनके लिए स्टार्टिंग क्या करना चाहिए जीके जीएस के लिए? देखिए, आप जीके जीएस के लिए क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ मजबूती बना रहेगा। लेकिन उसके साथ अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ते रहिए। जैसे एसपीडी लूसेंट आप देख लीजिए। मैं तो क्यूज करता था, ग्रुप डिस्कशन करता था, तो रोज 2 चैप्टर 2 पेज मिलता था पढ़ने के लिए। तो मैं जीके जीएस के लिए क्लास भी करता था और क्यूज भी करता था। क्यूज में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है, जो मतलब वही लगा क्वेश्चन आता है, सीधे माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है ना। और रेलवे ज्यादा क्वेश्चन अंदर से नहीं पूछता है,
वो स्टैटिक जीके के रूप में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप स्टैटिक जीके के रूप में ज्यादा फोकस करिए। ऐसा क्लास करने से तो आपका बेसिक मजबूत ही हो जाएगा, उसके बाद अपना स्टैटिक जीके पर फोकस ज्यादा करिए। हिंदू भैया बिहार से बिलोंग करते हैं, तो कुछ अपने अंदाजा बताइए कि प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस वो आपके नजर में क्या मायने रखता है, किस तरीके से आप देखते हैं उसको। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बात करें तो एक मैं भोजपुरी डायलॉग में बता रहा हूँ कि जिस तरह शादी में एक दूल्हा होता है, बिना दूल्हा को शादी अधूरा माना जाता है, उसी तरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अधूरा माना जाएगा। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखे हुए आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस लगा आपका ये सुझे एक समझाने का तरीका। थैंक यू सर। तो आज तो अगले सवाल पे हम चलते हैं, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट कितना मैक्सिमम लगाना चाहिए एक एग्जाम्स के लिए, और लगाना से ज़्यादा जरूरी भी क्या है, क्या मॉक टेस्ट के साथ साथ एनालिसिस करना कंपलसरी है, इन सभी पे आज आप थोड़ा खुल के बताइए। देखिए, मॉक टेस्ट के साथ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट देखिए, सबसे पहले तो मॉक टेस्ट अपना ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप बना के मॉक टेस्ट लगाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मॉक टेस्ट लगाने से ग्रुप में पूरा कंपटीशन चलता है कि इसका ज्यादा नंबर आ रहा है, इसका ज्यादा नंबर है, उसे तैयारी करने में प्रेरणा बढ़ता है कि हम उससे अधिक अगला टेस्ट में नंबर ले आए, ठीक है ना। तो जितना मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट है उतना उसके साथ सॉल्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। बिना सॉल्यूशन के मॉक टेस्ट लगाने से कोई फायदा आपको नहीं होगा। एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको मालूम कैसा चलेगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा हमारा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एनालिसिस से सब आपको मालूम चलेगा। आप मॉक टेस्ट लगा के छोड़ दिए तो आपको फिर मालूम नहीं चलेगा मेरा कौन सा क्वेश्चन में कमजोर है, कौन सा गलत हुआ, कौन सा सही हुआ। इसे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो तात्पर्य यही है कि सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना इनफ नहीं है, मॉक टेस्ट जितना समय लगाते हैं उससे ज्यादा समय अपने एनालिसिस पर दीजिए। तो जब आप अगला मॉक टेस्ट लगाएं तो जिस गलती को आपने इस मॉक टेस्ट में दोहराया है वो आपके अगले मॉक टेस्ट में ना हो। आपने तो अपनी तैयारी के बारे में बताया, लेकिन हमारे ऑडियंस जो है वो बहुत जगह भटकते हैं, और अभी यूट्यूब में बहुत सारे लोग मसाला बना के दे देते हैं, लास्ट 20 डे स्ट्रेटेजी, लास्ट 30 डे स्ट्रेटेजी, ऐसे पढ़ लो, ये टॉपिक्स कर लो, वो कर लो। और स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वो 100 टॉपिक्स 100 वीडियोस बार बार देखते हैं, ये टीचर क्या बता रहा है, वो टीचर क्या बता रहा है, और एक्चुअल में 100 वीडियोस देखने में अगर वो 100 घंटे भी बर्बाद करते हैं तो 100 घंटे में कितना ज्यादा अपने सिलेबस को रिवीजन भी कर सकते हैं, कितना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि 2024 के जो छात्र अभी एग्जाम्स देने वाले हैं, लगभग हो सकता है कि मई के अंत या जून के पहले ऋतु एग्जाम्स होने का संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टीसीएस अभी खाली बैठी हुई है, तो अभी एक्यूरेट डेट तो कोई नहीं बता सकता है। और ये भी स्टूडेंट्स हर जगह जाके पूछते हैं एग्जाम कब है, एग्जाम कब है। तो सबसे पहले मैं हिदायत देना चाहूंगा, एग्जाम कब है जो लोग पूछ रहे हो उनको पूछने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या मेरा 80 स्कोर करने की क्षमता है। अगर नहीं है तो एग्जाम का डेट पूछना भूल जाओ, ठीक है। तो अगर एग्जाम पूछ रहे हो और आप परिपक्व हो, तैयार हो, तो फिर आप सुनो कि 40-50 दिनों के अंदर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप जितना यूट्यूब पर चक्कर में है, इस घंटा के मैराथन क्लास ये सब छोड़ दिए, ये सब के चक्कर में रहेगा आप उतने ही सिलेक्शन से दूर जाते जाइए, आप उतने ही सिलेक्शन से दूर होते जाइएगा। ये सब के चक्कर में नहीं रहना है ना। ये जो 50 दिन का दिन है, इसमें ना ही तो कोई नया बुक ऐड करिए, ना ही कोई क्लास, ना ही कोई टीचर का क्लास देखिए। जो आप देख चुके हैं उसी पर जितना प्रैक्टिस होके उतना प्रैक्टिस करिए। 50 दिन का मैराथन क्लास चला रहा है तो अपने आर से चलाइए, जितना पढ़े उसका पेजी बना के करिए। इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देना है, ऐसा अपना मैराथन बनाइए, अपना खुद मैराथन बनाइए। काम को आज ये चैप्टर पूरा खत्म कर देना है, जैसे उसके अनुसार काम करिए। अपने चैनल पे नंदलाल भाई 2 सीरीज चलाया था। जब एनटीपीसी मार्च में वैकेंसी आई थी 24 वाली, तो उस समय हमने 100 डे चैलेंज करके एक सीरीज चलाया, और 100 दिनों में हमने पूरे सिलेबस को कवर कराया, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स को। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, 25-30 हजार लोगों ने स्टार्टिंग देखना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो 100 डेज तक की तरफ चला गया, 100-150 स्टूडेंट्स ही बच पाए, बाकी कोई नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग वो कंपटीशन से डर रहे हैं। एक्चुअल में वो फेक कंपटीशन है, जो अंतिम तक टिकेगा वही सिलेक्शन ले सकता है। जी बिल्कुल। दूसरी बात मैं यही बात कहना चाहूंगा, अभी जो बताएं प्लस भाई ये कि शुरू में 25,000 व्यूज आ रहा था, अभी 100-150 व्यूज आ रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सिलेक्शन वही 100-150 का कप होगा जो अभी लाख तक बने रहेगा।
फॉर्म तो भरने के लिए करोड़ों में फॉर्म गिरता है, लेकिन सिलेक्शन सभी का नहीं होता है। सिलेक्शन उसी का होता है जो शुरू से लेके लास्ट तक बना रहता है। लेकिन इसका ये तात्पर्य है कि बहुत सारे लोग जो सिर्फ फॉर्म भरते हैं और स्टार्टिंग में स्ट्रेटेजी देखते हैं और 10 जगह घूमते घूमते रहते हैं स्ट्रेटेजी के चक्कर में, उनका सिलेक्शन तो निश्चित रूप से नहीं होने वाला। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपने फॉलो किया और टिके रहे पर गिव अप नहीं किया तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं काफी हद तक तय हो जाता है। बाकी कुछ लक फैक्टर भी होता है, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, वो सबका अपना अपना होता है। ठीक है, कंपटीशन में पेशेंस बहुत जरूरी है। बिना पेशेंस का कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप शुरू से लेके लास्ट तक पेशेंस बना रखे, अपना अपना विश्वास पर रहिए कि हमको सिलेक्शन लेना ही है तो लेना है। आगे पीछे के चक्कर में मत पड़िए, कोई क्या कहेगा कौन क्या कहेगा उसके प्रेम मत रहिए। बस अपने आप पर विश्वास रखिए कि हमको एक सीट पक्का करना है तो करना है। बिल्कुल। तो अभी सिलेक्शन की तैयारी पूरी तो हो गई। अब हम आपसे कुछ निजी सवाल करना चाहेंगे कि आप अभी टीटी के रूप में काम कर रहे हैं, सीसीटीसी के रूप में काम कर रहे हैं, तो लेवल 3 में ये सीसीटीसी का पद होता है। अगर आप 12 लेवल पे काम कर रहे हो, 12 लेवल पे आपने सिलेक्शन लिया है, तो पहला बड़ा पद सीसीटीसी का ही होता है, जो कि लेवल 3 का होता है, 2000 ग्रेड पे का होता है और बेसिक सैलरी 21,700 होती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसमें कौन कौन से जॉब प्रोफाइल है, क्योंकि सीसीटीसी का फुल फॉर्म होता है कमर्शियल टर्म टिकट क्लर्क, जो कि मर्ज कर दिया गया है। तो इसके अंदर कौन कौन से पोस्ट होते हैं देखिए। प्रकार के पोस्ट होता है। पहला टीटी होता है, दूसरा पार्सल होता है, तीसरा बुकिंग होता है और चौथा साइटिंग होता है। ये 4 प्रकार का पोस्ट होता है। जब आप सीसीटीसी के रूप में सिलेक्शन होंगे, इस चारों पोस्ट में से कोई पोस्ट आपको मिलेगा, किसी एक ही पोस्ट पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बताइए कि स्टार्टिंग बेसिक सैलरी क्या होती है। देखिए, बेसिक इसका बेसिक सीसीटीसी का बेसिक है 21,700, लेकिन आप ट्रेनिंग में आइएगा तो उस समय बेसिक और डीए मिलेगा। अभी वर्तमान में तो डीए 53% है, लेकिन फ्यूचर में और बढ़ने वाला है। जब आप लोग का सिलेक्शन होगा तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, क्योंकि उस समय 8वां पे लागू हो जाएगा 2026 के लास्ट में, तो आरोप सूड़ा है वो लगभग 1.5 गुना तक ही दिखने को मिल सकती है। अभी हम लोग का जो बनता है सीसीटीसी में 60 से 65 हजार महीना बन जाता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग सिटी के अनुसार हम लोग एक सिटी में रहता है तो इतना बन जाता है। एक सिटी में रहेगा तो ये चाहे 30% मिलेगा, वाई सिटी में रहेगा ये चाहे 20% मिलेगा, और जे सिटी में रहेगा तो ये चाहे 10% मिलेगा। आपको सिटी के अनुसार ये चाहे मिलेगा, बाकी सब से मिलेगा। आपको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं हमें? देखिए, सबसे पहले तो बेसिक होता है, उसके बाद आपको डीए होता है, डीए के बाद आपको टीपीटी होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। जब आप टीटी के रूप में काम करेंगे तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, जो बहुत करीब 15,000 महीना में 15,000 रुपया चला जाता है। नाइट ड्यूटी मिलता है, साल में एक बार ड्रेस अलाउंस भी मिलता है, सूटकेस अलाउंस मिलता है। एमनेटिज के रूप में रहेंगे तो सूटकेस अलाउंस मिलेगा आपको। वैसे ग्लास अलाउंस मिलता है, अलाउंस बहुत मिलता है, ठीक है ना। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है, और नेशनल हॉलीडे पे हम हॉलीडे अलाउंस मिलता है हम लोग। तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे अलाउंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मिलते रहेगा करेगा। को सैलरी कमी महसूस नहीं होगा रेलवे में। आपका खाना टाइम से मिले या ना मिले, लेकिन आपका सैलरी टाइम से आएगा। बिल्कुल, सैलरी टाइप से आता है एकदम। महीने के अंतिम दिन से पहले दिन सैलरी क्रेडिट हो जाता है। तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि जितनी जानकारी आपसे लेनी थी मैंने ले लिया, स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और बाकी आप सभी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, बॉडकास्ट चैनल पे, यूट्यूब पे कहीं भी आप मैसेज डीएम कर सकते हो, ईमेल पे भी मैसेज डीएम कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो को नंदलाल भाई के लिए और इनके द्वारा शेयर किए गए इनके एक्सपीरियंस और गाइडेंस के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब पढ़िए। धन्यवाद।